Good morning, dear students. How are you? We have already discussed 4 parts of this present lesson. Freedom from our political science book, Political Theory. Today we shall discuss about negative and positive liberty. So let us begin today's lesson. Earlier in the chapter we have mentioned 2 dimensions of freedom school. Freedom as the absence of an external constraints and freedom as the expansion of opportunities to express oneself. In political theory, these have been called negative and positive liberty. Negative liberty seeks to define and defend an area in which the individual would be inviolable, in which he or she could do or be or become whatever he or she wished to do, or be or become. This is an area in which no external authority can interfere. It is a minimum area that is scarce and in which whatever the individual does is not to be interfered with. The existence of the minimum area of non-interference is the recognition that human nature and human dignity need an area where the person can act unobstructed by others. How big should this area be, or what should it contain, are matters of discussion and will continue to be matters of debate, since the bigger the area of non-interference, the more the freedom. Earlier in the chapter, we have mentioned 2 dimensions of freedom school. इस चैप्टर के में पहले हमने स्वतंत्रता के 2 पक्ष उन पर चर्चा की है। एक तो 2 पक्षों में बाह्य प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों की विस्तारपूर्वक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सिद्धांत में इसे नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति नकारात्मक स्वतंत्रता है जो उस क्षेत्र को पहचानती है और उसको बचाने का प्रयास, जिसमें व्यक्ति कह सकते हैं कि अलंघनीय है, जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे हो सके और कर सकें। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप होगा, यानी कि बाहर की अथॉरिटी उसको प्रभावित करेगी। ये छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे, एक मन का होता है उसका खुद का, जिसमें वो कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अमानदित रूप में व्यवहार कर सकें। यह क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए, इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये वाद विवाद के विषय हैं और बने रहेंगे। क्यों हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। ऑल वी नीड टू रिकॉग्नाइज is that the negative liberty tradition argues for an inviolable area of non-interference in which the individual can express himself or herself. हमें जो मानने की ज़रूरत है वह ये बात है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात करती है जो अलंघनीय है, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। इफ़ द एरिया इज़ टू स्मॉल, अगर ये एरिया, ये क्षेत्र इतना छोटा है, देन ह्यूमन डिग्निटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड। वी मे हियर आस्क द ऑब्वियस क्वेश्चंस, इज द चॉइस ऑफ व्हाट क्लॉथ्स टू वियर इन डिफरेंट सिचुएशन, स्कूल, playing field, office, a choice that belongs to the minimum area and therefore one that cannot be interfered with by external authority, or is it a choice that can be interfered by
state, religious authority, ICC or CBSE. In negative liberty arguments are in response to the question, over what area am I the master? It is concerned with explaining the idea of freedom from. अगर ये अक्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए सवाल पूछा जा सकता है कि विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन करना कैसा मामला है। तो ये एक ऐसा मामला है जो हस्तक्षेप के लघुत्तम अक्षेत्र में आता है, मतलब कम जगह पे ऐसा माना जाता है। खिलाड़ी के लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये है कि हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में ये आता है। क्या इसीलिए यह ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी यह सत्ता दखल नहीं दे सकती? यह एक ऐसा मामला है जिसकी कोई राज्य, धार्मिक कोई अथॉरिटी है, रिलीजियस अथॉरिटी, धार्मिक सत्ता, ICC या CBSE जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। इसके उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। यह तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा, मैं स्वयं पर शासन करता हूँ, कोई और नहीं। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसमें रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और बहुत सारे ऐसे विचार का वो प्रेरणा लेने वालों को देखा जा सकता है। In contrast, the argument of positive liberty are concerned with explaining ideas of freedom to they are in the response to themselves. Who governs me? To which the idea's answer is I govern myself. Positive liberty discussions have a long tradition that can be traced to Rousseau, Hegel, Marx, Gandhi, Aurobindo, and also to who draw their inspiration from these thinkers. It is concerned with looking at the conditions and nature of the relationship between the individual and society and of improving these conditions such that there are fewer constraints to the development of the individual personality. The individual is like a flower that blossoms when the soil is fertile and the sun is gentle and the water is adequate and the care is regular. तो इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति समाज के संबंधों की प्रकृति है और कैसी स्थिति से है। इस परंपरा में देखें तो इन संबंधों का इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति एक फूल की तरह है, जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की रोशनी हो, वहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में हो और नियमित देखभाल हो, तभी वह खिल पाता है। ये बात ध्यान रखें। द इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर कैपेबिलिटी मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ इनेबलिंग पॉजिटिव कंडीशंस इन मटेरियल, पॉलिटिकल एंड सोशल डायमेंशंस। दैट इज द पर्सन मस्ट not be constrained by poverty and unemployment. They must have adequate material sources to pursue their wants and needs. They must also have the opportunity to participate in the decision-making process so that the laws made reflect their choices or at least take those preferences into account. Above all, to develop their mind and intellect. Individuals must have access to education and other associated opportunities necessary to lead a reasonably good life. तो यहाँ पे व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए
भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक जगत में समर्थकारी जितने भी सकारात्मक स्थितियाँ हैं उनसे लाभ मिलना ही चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति गरीबी अथवा बेरोजगारी के कारण रोका ना जाए, उसको अवरोध ना हो कोई, और अपनी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए, उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए, जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जाए। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी ही चाहिए। पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज that one can be free only in society, not outside it, and hence tries to make the society such that it enables the development of the individual, whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference and not with the conditions in society outside this area as such. Of course, a negative liberty would like to expand this minimum area as much as is possible, keeping in mind, however, the stability of society. Generally, they both go together and support each other, but it can happen that tyrants justify their rule by evoking arguments of positive liberty. Positive liberty recognize that one can be free only in society, not outside it. सकारात्मक स्वतंत्रता के जितने भी पक्ष धर रहे हैं उनका मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। उसको बाहर कर दे तो स्वतंत्र नहीं है वो। इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के उल्लंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं है। नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहिए। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का समर्थन करती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि निरंकुश शासन सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। बाकी जो कल को हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको करेंगे। I hope, dear students, you are doing well. If still you have any doubt, you can feel free to write to me anytime through WhatsApp and call me at appropriate time during the school time between 9 to 1 p.m. 9 a.m. to 1 p.m. You should call me. I am always there to help you, dear students. And I hope you are also studying at home properly and you are serious enough about your future. And you must devote and dedicate your time to your books, to your study, and you do a lot of there, and no doubt is there that you will remain behind the others. You will always excel ahead in your life. Be brave, be confident, keep learning. God bless you. May Goddess Saraswati bless you. Thank you and have a nice day.